रिपोर्ट कार्ड के साथ मैं हूं अलीना फारूक शेख। रवां साल कैसा रहा सियासत के एतबार से, दीगर शोबों में पाकिस्तान के लिए कैसा रहा, इसके ऊपर हम बात करेंगे प्रोग्राम के सेकेंड हाफ में। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं आज जो बल्दियाती इंतखाबात होने थे इस्लामाबाद में, वो अदालती हुक्म के बावजूद नहीं हो सके हैं। इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर तनकीद की है। इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन को पीडीएम हुकूमत की बी टीम करार दे दिया है और मुतालबा किया है कि इनके ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। फवाद चौधरी साहब तो यहाँ तक कहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को काम करने से रोका जाए। लेकिन इसके ऊपर मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने इस तनकीद का जवाब दिया है और वो कहती हैं कि आप यानी इमरान खान या पीटीआई इलेक्शन से भागने की बात कर रहे हैं। आपने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में कहाँ इलेक्शंस करवाए, उस कमिटमेंट का क्या हुआ जो आपने की थी खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इलेक्शंस करवाने की, और आपकी हुकूमत इतनी देर रही, आपने इस सिलसिले में जो कमिटमेंट्स की थी उस पर तो पूरा नहीं उतरे। अब आप ये कैसे बात कर सकते हैं? अब इसके ऊपर हमने अपने तजियाकारों के सामने सवाल ये रखा है कि मौक़िफ़ किसका दुरुस्त है, किसको वो ठीक समझते हैं, ये दोनों ऑप्शंस हैं उनके पास। आज हमें पैनल पर ज्वाइन करेंगे बेनज़ीर शाह साहब, मज़हर अब्बास साहब, हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब और इरशाद भट्टी भी हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, आप सबसे पहले कहिएगा कि आपको लगता है इस मामले में ख़ास तौर पर सियासत हो रही है, दोनों साइड से हो रही है, लेकिन इस पॉइंट पे सही कौन है, गलत कौन है? मैडम शेख, अगर इस्लामाबाद को देखें और इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात को देखें और अगर इस पर जो बदलती चीज़ों को देखें और पीडीएम हुकूमत को देखें और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले को देखें और इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ को देखें तो इमरान खान का मौक़िफ़ दुरुस्त लगता है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि सिंध वाले वहाँ बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवाना चाहते, के खैबर पख्तूनख्वा वाले वहाँ नहीं करवाना चाहते, पंजाब वाले वहाँ नहीं करवाना चाहते, इस्लामाबाद वाले वहाँ नहीं करवाना चाहते। और इन सारों के लिए अर्ज़ है कि आप तो सिविलियन हैं, जमहूरियत पसंद हैं। एक डिक्टेटर था मुशर्रफ जिसने ऐसा बल्दियाती निज़ाम दिया था कि लोग MNA MPA की सीटें छोड़कर नाज़म बनना चाहते थे और बने। और आपको उससे कोई सीखना चाहिए, उससे कोई खौफ खुदा आना चाहिए। लेकिन इस्लामाबाद का मसला क्या है मैडम शेख? जिस तरह शहबाज हुकूमत खौफजदा है 27 किलोमीटर के इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन से, इसकी समझ नहीं आती। मतलब ये है कि वो सर्वे ठीक करवाया होगा, वो जायज़े लिए होंगे कि 80% सीटें जीत जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मेयर का हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? अगर कितने के इख्तियारात उनके पास मेयर साहब के पास हैं, क्या कर लेगा पीडीएम का मेयर? अब अच्छा, कभी एक कानून साजी की, कभी दूसरी कानून साजी, हीले बहाने डिले करने के, कभी यूनियन काउंसिल की सीटें बढ़ा दो, कभी मामला काबीना और पार्लियामेंट में पहुंचा दो, कभी दहशतगर्दी मतलब अमनो अमान के ख़राब सूरत हाल का मसला बना दो, कभी इलेक्शन कमीशन को आगे लगा दो। शहबाज हुकूमत पीडीएम की या पीडीएम हुकूमत की तो छेड़ बन गई है इलेक्शन मैडम शेख। वो इमरान खान इलेक्शन कहता है ये सारे हवाइयाँ उड़ जाती हैं, नहीं 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 नहीं, ना ना ना, इस तरफ ना आना, इस तरफ ना आना, पप्पू यार सानू तंग ना कर, साड़ी वावा मौज लगी है, साड़ी मौजां चिमें रंग भंग ना पा। अच्छा, पहले दिन से ये इलेक्शन नहीं करवाना चाहते थे, पहले दिन से इनकी नीयत ख़राब थी। और इलेक्शन कमीशन साहब बहादुर का देखें, तोशा खाना इमरान खान का नंबर 1 फुर्तियाँ, डस्का नंबर 1 फुर्तियाँ और ममनुआ फंडिंग नंबर 1 फुर्तियाँ। लेकिन जब दूसरी तरफ हो तो डिले बहाने। भाई आप अगर 27 किलोमीटर के इस्लामाबाद के इलेक्शन नहीं करवा सकते, तैयारियां पूरी नहीं तो बंद कर दो दफ्तर, घर चले जाओ। यानी ये एक शहर का इलेक्शन नहीं करवा सकते साहब बहादुर, तो फिर क्या कर लेंगे आप? करवाने क्यों नहीं करवा सकते? इनके खिलाफ होनी चाहिए तौहीन अदालत का केस, इनको बल्कि जुर्माने होने चाहिए और इलेक्शन होना चाहिए इनके खिलाफ। और ऊपर से मरियम औरंगजेब साहब जुगते मार रही हैं कि केपी केबल, वो तो चलो सूबे हैं, मान लिया आपकी बात ठीक है, आप ये 27 किलोमीटर में ही करवा दें और फिर जुगते मारे हमारे साथ मिलकर कि देखें मैंने करवा दिए, आप नहीं करवा रहे। वो असम्बलियां तोड़े तो ना 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 तोड़ना, वो इलेक्शन की बात करे। बेनज़ीर भट्टी साहब कह रहे हैं मरियम साहिबा को चाहिए था कि एग्जाम्पल से वो करके दिखाती हैं और फिर खान साहब पे तनकीद करती हैं। खुद तो आप कर नहीं रहे, उनको पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कैसे आप ताने दे सकते हैं? मैं ये जो अभी इलेक्शन होने लगा था बल्दियाती इस्लामाबाद में, इसमें तो बहुत क्लियर है रीना कि कौन इलेक्शन से भाग रहा था।
और ये बात भक्की साहब की बिल्कुल ठीक है कि हुकूमत ही इलेक्शन से भाग रही थी। आपको इलेक्शन से 12 दिन पहले याद आता है कि इस्लामाबाद की आबादी बढ़ गई है और आपको यूनियन काउंसिल बढ़ाने पड़ेंगे एक ऐसे वक्त में जब इलेक्शन कमीशन 5 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर चुकी है इलेक्शन की तैयारी में। एक ऐसे मुल्क में जहाँ पे सैलाब आया हुआ है और पहले ही आपके पास पैसों की कमी है, तो इन हालात में आप अवाम के पब्लिक टैक्स पेयर के पैसे 5 करोड़ रुपए आपने जाया कर दिए। और किसने जाया किए? ये हुकूमत ने जाया किए। लेकिन मैं एक और बात यहाँ पे कहना चाहूंगी अलीना कि मेरा तो ख्याल से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला भी आया है वो भी दुरुस्त नहीं है कि आप इलेक्शन कमीशन से कहते हैं कल कितने बजे फैसला आया, 5 बजे फैसला आया, सुबह 8 बजे आप कहते हैं कि 6 बजे 15 घंटे आप उनको या 14 घंटे इलेक्शन कमीशन को आप देते हैं कि जाके इलेक्शन कराते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? यहाँ पे इलेक्शन कमीशन का मौकफ मेरे ख्याल से बिल्कुल दुरुस्त है कि तकरीबन हमें 7 दिन तो दें, 10 दिन तो दें, एक हफ्ता तो दें, हम इलेक्शन की तैयारी करें। बैलेट पेपर ट्रांसपोर्ट होने होते हैं, प्रिंट होने होते हैं, पोलिंग स्टाफ को अपॉइंट करना पड़ता है, बहुत से और काम होते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा नाइंसाफी हुई है अलीना मेरे ख्याल से वो उम्मीदवारों के साथ हुई है, जिनको 3-4 दिन पहले अपनी इंतखाबी मुहिम रोकनी पड़ी क्योंकि एक कंफ्यूजन फैली हुई थी कि इलेक्शन होंगे नहीं होंगे। अब उनसे कहा जा रहा है कि जाके सुबह 8 बजे आप इलेक्शन लड़ रहे हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन बेनज़ीर आप कह रही हैं कि इलेक्शन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने की जिम्मेदारी थी कि वो इसको ना करते और बल्कि उनको आप कह रही हैं कि उनका फैसला गलत था। लेकिन क्या आपको यहाँ पर इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी नहीं लगती? क्योंकि पहले उन्होंने जो हुकूमत ने कहा था मुलतवी करने की दरख्वास्त, उसको मुस्तरद किया, कहा नहीं जी 31 को होंगे। उसके बाद फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया तो उन्होंने कहा जी अब हम करवा नहीं सकते। उसके बाद दोबारा कहा कि अच्छा चले। तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन का किरदार आपको थोड़ा सा डूबियस नहीं लग रहा? बिल्कुल है अलीना, तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हुकूमत की तरफ से क्योंकि कानून साजी हुई तो फिर एक अजीब सी सिचुएशन बन जाती है इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी। आप कैसे इलेक्शन करा सकते हैं जब एक कानून लाया जा रहा है यूनियन काउंसिल को बढ़ाने के लिए? और ये बात बिल्कुल ठीक है जो की भी जा रही थी कि जिस पॉपुलेशन सेंसस पे आप इलेक्शन करवाना चाह रहे हैं वो तो अभी ऑफिशियल हुआ ही नहीं है, तो आप कैसे उस पर करवा सकते हैं? तो बिल्कुल यहाँ पे जिम्मेदारी हुकूमत की भी बनती है, इलेक्शन कमीशन से भी बहुत कंफ्यूजन फैली। लेकिन अभी मैं इस वक्त कह रही हूँ कि इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ दुरुस्त है कि आप इतनी जल्दी हम इलेक्शन नहीं करा सकते, आप हमें 7 दिन दें, हम तैयारी करते हैं और उसके बाद जाके इलेक्शन कराएंगे। इसमें उम्मीदवारों को भी मौका मिलेगा कि वो अपनी इंतखाबी मुहिम भी कंप्लीट कर सकें, मुकम्मल कर सकें और जाके इलेक्शन लड़ सकें। बेनज़ीर, तो जब आप इलेक्शन कमीशन का भी कसूर समझती है तो फिर क्या आप इमरान खान के ये जो बात है कि इलेक्शन कमीशन हुकूमत के साथ बी टीम बन के खेल रहा है, इससे भी अग्री करती हैं या फिर नहीं? देखिए ये तो एक इल्जाम है कि आप अच्छा। किसी पे लगा रहे हैं कि वो बी टीम है पीडीएम की। मैं इस इल्जाम को दुरुस्त नहीं कहूँगी, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं जिम्मेदार हुकूमत को भी ठहराती हूँ। ओके, ठीक है जी। हमारा पैनल अभी तक इसके ऊपर एक ही साइड पे है, समझते हैं कि हुकूमत पीडीएम हुकूमत कसूरवार है इस्लामाबाद के लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस ना होने की। एक छोटी सी ब्रेक, बाकी दोनों तज्जियाकारों की राय जानी है उसके बाद। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात आज भी अदालती हुक्म के बावजूद ना हो सके, लेकिन ये जो अदालती हुक्म है ये कितनी जल्दी में आया और एक दिन का मार्जिन दिया गया, इसके ऊपर भी हम बात कर रहे हैं। और फिर इलेक्शन कमीशन का किरदार, जिसको तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान तनकीद का निशाना बना रहे हैं। मज़हर अब्बास साहब, आपका इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ है, क्या समझते हैं आप? नुकसान तो यहाँ पर एट द एंड ऑफ द डे आवाम का ही हो रहा है, लेकिन हमारे जो लीडरान हैं इनमें से आप क्या समझते हैं किसकी पोजीशन ज़्यादा दुरुस्त है? देखिए अलीना, ये लोकल बॉडीज जो हैं ये 2020 में इनका टेन्योर कंप्लीट हो गया था, तो बेसिकली 90 रोज के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाने थे। तो उस वक्त जो इसमें 2 साल का गैप आया है उसके जिम्मेदार तो इमरान खान हैं। उस वक्त तो इलेक्शन कमीशन बिल्कुल एक क्लास इलेक्शन कमीशन था, तो क्यों नहीं इलेक्शन हुए? फिर उस वक्त पंजाब में लोकल बॉडीज जो इलेक्टेड बॉडीज थी 2018 के फौरन बाद 2019 में वो इलेक्टेड बॉडीज खत्म कर दी गई, उसका जिम्मेदार कौन है? तो 2020 से 2021 तक के जिम्मेदार इमरान खान और उनकी टीम है, और 2022 के बाद से जिम्मेदार ये गवर्नमेंट है कि इस गवर्नमेंट ने फौरन आते ही लोकल बॉडीज इलेक्शंस क्यों नहीं कराए इन्होंने। और ये बिल्कुल एंड में पहुंच के, जिस तरह अभी बेनजीर कह रही थी कि 12 दिन बाद आपको ख्याल आया कि इसमें तब्दीली करनी है। बेसिकली हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका माइंडसेट ही अनडेमोक्रेटिक है, वो पॉलिटिकल नर्सरीज को ग्रो होने ही नहीं देना चाहती।
वो ये चाहती ही नहीं है कि पॉलिटिकल नर्सरीज मजबूत हों, इसीलिए 18वीं तरमीम का राग सब अलापते हैं, लेकिन 18वीं तरमीम के तहत जो ग्रास रूट लेवल पे चीज़ों को ले जाना होता है, जो उसमें लिखा हुआ है कि आप पावर्स डेलीगेट करेंगे, वो नहीं करते। वो नहीं तैयार हैं पावर्स को लोकल गवर्नमेंट तक देने को। वो ऑटोनमस लोकल गवर्नमेंट्स नहीं बनाना चाहते। तो ये तो जो है ये अगर मगर और ये नहीं हुआ और डिलिमिटेशन नहीं हुई और सेंसस नहीं हुआ, ये सारे जो है वो राय फरार है। तो जो इलेक्शन मुलतवी हुआ, ये बात भी ठीक है कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट उस फैसले को जो इलेक्शन कमीशन था उसको मुअत्तल करते हैं और 15 दिन का वक्त दे देते कि 15 दिन के अंदर अंदर आप इलेक्शन करा दें, तो वो बिल्कुल पॉसिबल था। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप शाम 5 बजे कह रहे हैं कि सुबह 8 बजे इलेक्शन करा दें। कैसे? मुझे तो हैरान को फैसला है ये हाई कोर्ट का। आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रात को आपने शाम को फैसला दिया और सुबह इलेक्शन हो जाए? तो मेरे ख्याल में अगर उसमें थोड़ा सा मुझे अबहम ये लगा कि उन्होंने बाकी बुनियादी फैसला उनका दुरुस्त था कि ये जो इलेक्शन मुलतवी कराने का फैसला है बिल्कुल उसको कलअदम करार देते, लेकिन आप पोलिंग के लिए 15 दिन का गैप दे देते कि 15 दिन के अंदर अंदर पोलिंग कराएं, टाइम जितना भी आप चाहते हैं। हाँ, और जो अमेंडमेंट किए हैं उसको आइंदा के लिए अप्लाई करते हैं कि नेक्स्ट इलेक्शन। तो इस वक्त इलेक्शन जो है अभी भी आप 1 हफ्ते का टाइम दे दें, 1 हफ्ते 10 दिन का टाइम दे दें कि उसके अंदर इलेक्शन कराएं कम वोट में। बाकी चीजें जो है, तो इसलिए इस वक्त जो आज की सिचुएशन है, जो इस वक्त सिचुएशन है, उसमें बुनियादी तौर पे हुकूमत जिम्मेदार है, क्योंकि हुकूमत की वजह से ही ये इलेक्शन मुलतवी करने पड़े। और एक ऐसी अमेंडमेंट की गई, अगर उस अमेंडमेंट में ये भी लिख दिया जाता कि ये आइंदा के बल्दियाती इलेक्शन से एप्लीकेबल होगी तो ज्यादा बेहतर होता। मज़हर अब्बास साहब, वो तो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन जैसे आपने भी बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि मुद्दत तो लोकल बॉडीज़ की 2020 में ख़त्म हो गई थी। तो अगर देखा जाए उस हिसाब से इमरान खान इलेक्शंस करवा देते अपने टाइम पे, पीटीआई की हुकूमत करवा देती, तो ये सारा मामला ही ना होता और इनिशियली खान साहब को तनकीद का मौका ही ना मिलता आज। तो उनकी इस हिसाब से तो तनकीद नाजायज़ नहीं है। नहीं, वो तो मैं कह रहा हूँ ना, इमरान खान हो या फवाद चौधरी हो, पहले तो उस चीज का जवाब दें कि उन्होंने क्यों नहीं कराए लोकल बॉडी इलेक्शंस। नहीं तो जहां से सारी की सारी जहां से प्रॉब्लम जनरेट हुई टेक्निकली, तो फिर वो ना फसाद की जड़ हुई। अगर वहां से भट्टी साहब हंस रहे हैं मेरे पॉइंट पे, भट्टी साहब फसाद की जड़ मैडम शेख सही कह रही है इमरान खान। मैं खुदा का मैंने बिल्कुल नहीं कहा इमरान खान फसाद की जड़ है। मैंने कहा इस ये पूरी की पूरी प्रॉब्लम की जो जड़ है वो वहां से जनरेट होती है, जहां पर पहली दफा लोकल बॉडीज के इलेक्शंस डिले हुए। तो टेक्निकली तो वहां से होना चाहिए ना शुरू। 4 साल तो उसके बाद फिर खान साहब रहे ना। नियाजी साहब, मैडम शेख, ये सर आप कहिएगा, आपका हिरोशिमा वाला जो बम है ना, उसमें भी आपने निकाल लेना है कप्तान को किसी दिन। नियाजी साहब, पहली बात तो यह है कि जो फैसला हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा डिटेल्ड है, उन्होंने मेरिट पे कई पॉइंट्स उठाए हैं, लेकिन जैसे अभी मजहर साहब ने कहा है, मुझे ये समझ नहीं आई कि जो आपकी जजमेंट जो है प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट ना हो सके, आपने क्यों उस जजमेंट की जो मेरिट में भी अगर किया है तो क्यों उसका मजाक उड़वाया है? ये एक हकीकत है कि इट वाज ए मौक़िफ़ लॉ कि आप एक जजमेंट देते हो और कहते हैं 15 घंटे के अंदर, यानी कि आपको अंदाजा नहीं है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स चाहिए, कितने चाहिए, 1000 पोलिंग स्टेशन है, कितने पोलिंग स्टेशन है, उनके प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स चाहिए, उसका अमला चाहिए, कम अज कम 4-5 हज़ार आदमी की मोबिलाइजेशन, उनकी ट्रांसपोर्टेशन। मैं आपको जनरल इलेक्शन का बताता हूँ, जब ये होता है तो हफ्ता पहले पुलिस जो है वो बसेज और टैक्सी हैं और वो जो है ना जबरदस्ती नहीं, वो ब्लॉक का जैसे कंटेनर इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, इस तरीके से ट्रांसपोर्ट इकट्ठी करते हैं। फिर उसके बाद जब अमले को पहुंचाना, 24 घंटे जो है पहले अमला वहां मौजूद होना चाहिए, अपने सारे उसके साथ, अपने बैलेट पेपर्स उनके साथ। लेकिन मुझे ये बताएं कि ये तहरीक साहब जो है वो जो इतनी जबरदस्त अपने आप को जो पेश कर रही है, इनको तो शर्म आनी चाहिए कि जो जनवरी 2019 में चलते बल्दियाती इलेक्शन को पंजाब के अंदर उन्होंने 80,000 नुमाइंदा घर बैठा दिया बगैर किसी वजह के। फिर 1 साल वो बेचारे जलील हुए सुप्रीम कोर्ट में, 1 साल भी नहीं 2 साल। तो आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया जब 2020 में आके,
फिर 1 साल नहीं नाफिज किया उसको, कितना कॉन्टेम्प्ट लगती रही। लेकिन पाकिस्तान के अंदर बेशर्मी झूठ जो है उसका कारोबार जो है, क्योंकि वो उसको बहुत ही तरवीज हासिल है, बड़ी मकबूलियत हासिल है, और ये फैक्ट्रियां जो है झूठ की और बेशर्मी जो इतनी चल पड़ी हैं, अब कितनी ढिठाई से वो कहते हैं कि जी इलेक्शन नहीं। भाई आपको इलेक्शन चाहिए थे, आपने जो हाल किया कि आप 4 साल बुज़दारे को तोहफा दिया, दूसरा बल्दियाती इलेक्शन पंजाब के साथ उन्होंने इतना जुल्म किया कि उनको बल्दियाती इलेक्शन जो कि मुस्लिम नून की हुकूमत ने कराए थे, और फिर उसके बाद बात यह कि आपने कंटोनमेंट बोर्ड के जब इलेक्शन कराए, वहां से तहरीक इंसाफ का सफाया हो गया, कंटोनमेंट जो उनका स्ट्रॉन्ग एरिया था, उसके बाद करा लेते इलेक्शन, फिर इलेक्शन ही कराए। अब आपको इलेक्शन चाहिए। देखें, मैं बिल्कुल बेनजीर के साथ हूँ कि ये कोई तरीका नहीं है कि आप इलेक्शन मुलतवी करा दें, और इलेक्शन ही हर चीज का वाहिद हल है। अगर हम जब ये कहते हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब को अक्टूबर तक, जो अगस्त 18 तक अपनी हुकूमत पूरी करनी चाहिए, वहाँ ये भी कहते हैं कि बल्दियाती इलेक्शन को करा देनी चाहिए, और ये कराएंगे। पंजाब में तहरीक इंसाफ इलेक्शन कराएगी तो पंजाब में तसल्ली हो जाएगी। ठीक है कि असेंबली इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ को एडवांटेज हो गया, जो हासिल, क्या फर्क पड़ता है। अगर आपने भी तो कैंटोनमेंट बोर्ड जहाँ पे तहरीक इंसाफ ने किस जमाने में उनका तूती बोलता था तो सीट किया, इमरान खान साहब वजीर आजम थे, हर जगह पंजाब में हर जगह इनकी हुकूमत थी और वहां पे इनको शिकस्त हुई। तो क्राइसिस ये है कि जी इखलाक की जो हाई मॉरल ग्राउंड है वो तो तहरीक इंसाफ के पास भी नहीं है। लेकिन इस हुकूमत को इलेक्शन जो है उससे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि इनको तो सिर्फ कैपिटल सिटी में कराने हैं। असल तो इम्तिहान पंजाब के अंदर है, वहां पे करवाएं। यहाँ पे जब ये करवाएंगे तो वो पंजाब में भी करवाएंगे, और कम से कम पंजाब में उनको शेड्यूल तो दे देना चाहिए। बाकी ये है कि इलेक्शन जो है अदालत को चाहिए कि 15-20 दिन उनको दें ताकि तैयारी कर। अदालत को रीजनेबल टाइम देना चाहिए था। अदालत ने जो कल एक दिन में बिल्कुल इलेक्शन करवाने का फैसला दे दिया, ये भी बिल्कुल दुरुस्त नहीं था। और फिर जिस तरह आप लोग कह रहे हैं कि ठीक है, बेशक इसमें तहरीक इंसाफ की खामियां भी नज़र आती हैं कि उन्होंने क्यों इलेक्शंस नहीं करवाए जब ओरिजिनली होने चाहिए थे, लेकिन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के ऊपर, उनकी हुकूमत के ऊपर यहाँ पर ज़्यादा ओनस आता है, क्योंकि नंबर 1 वो तो ये कह कर आए थे कि हम जो पिछली हुकूमत ने गलतियाँ की, जो खामियां रह गई, उनको ठीक करने आए हैं। दूसरा, ये जो ख़ास तौर पे एट 11th आवर यूसीज़ को बढ़ाने का बिल पास करवाया गया, कानून साजी करवाई गई, और फिर जो इलेक्शन कमीशन में मौक़िफ़ अपनाया गया, वो साफ इस बात की तरफ पॉइंट आउट करता है कि ये इलेक्शन से भाग रहे थे, जो बिल्कुल गलत है। इसलिए पीडीएम, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की हुकूमत यहाँ पर कसूरवार है। एक छोटी सी ब्रेक, उसके बाद वापस आएंगे, नए साल को खुशामदीद कहेंगे और कहेंगे 2022 को अलविदा। एक ब्रेक के बाद अलविदा साल 2022, अलविदा। लेकिन जो चंद लम्हात बच गए हैं 2022 के, ज़रा ज़रूरी है कि आगे बढ़ने से पहले उनको एक दफ़ा नज़र डाली जाए, रीकैप किया जाए और सीखा जाए उनसे कि क्या हुआ, कहाँ अच्छा हुआ, कहाँ बुरा हुआ, और उससे हमें क्या आगे किस सीख के साथ बढ़ने की ज़रूरत है। पाकिस्तानी सियासत से मुतल्लिक तो साल 2022 बहुत ही तेज़ और गहमा गहमी वाला साल रहा, जहाँ हमने देखा कि मुल्क की तारीख में पहली बार वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए एक वज़ीर आज़म को घर भेजा गया। वहीं हमने देखा कि बहुत बड़ी बड़ी सियासी तौर पर मद्दोजज़र भी आए। हमने ये भी देखा कि किस तरह से तारीख़ में पहली बार DGISI मंजर आम पर आए और उन्होंने बैठकर इदारे की पॉलिसी को क्लियर किया और बताया। फिर हमने ये भी देखा कि किस तरह से साबिक आर्मी चीफ़, उस वक्त के हाजिर आर्मी चीफ़ ने कुछ एतराफ़ात किए और फिर उससे आगे बढ़ने का अज़्म भी दोहराया। बहुत सी चीज़ें हुई जो तारीख़ का हिस्सा बनेंगी साल 2022 में, सियासी तौर पर, ख़ास तौर पर। लेकिन हम ये ज़रा पूछेंगे अपने तज्ज़ियाकारों से कि उनके मुताबिक किसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा, किसको ज़्यादा नुकसान, किस तरह से उनकी दानिस्त में साल 2022 टर्न आउट किया। तो पहला सवाल हमारा इसके लिए कुछ यूँ है कि साल 2022 में किस सियासी जमात को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ? भट्टी साहब, आपकी ऑप्शन। मैडम शेख, मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी लूज़र रही। गो के 27 किलोमीटर की उन्होंने हुकूमत बना ली, नवंबर तकर्री कर ली, NRO ले लिया, EVM ख़त्म कर दी, नैब ख़त्म कर दिया, चेयरमैन नैब लगा लिया, इसहाक डार वापस आ गए, मरियम नवाज़ बाहर चली गई,
सलमान शहबाज, शहबाज शरीफ के दामाद 60% जो ज़मानतों पर थे वो वज़ीर वज़ारत उज़्मा बन गए। लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म में देखते हैं मैडम शेख, तो उनके पास जो कुछ था इस वक्त, यानी वो वाहिद जमात है जिसके पास ना परफॉर्मेंस है और ना कोई बयानिया है। ये बहुत बड़ी बदकिस्मती की बात है जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून को दरपेश है। रियासत बचाने आए थे, ये दफन हो गया। वोट को इज्जत दो देने आए थे, 2 जुमले सिर्फ, वोट को इज्जत दो का इनका बयानिया था, दफन हो गया। हम अहल तजर्बाकार हैं, सारे मसाइल का हल हमारे पास है, दफन हो गया। और इसके अलावा जो ये 3 बड़े नारे थे इनके पास, अब इनके पास ना परफॉर्मेंस ना बयानिया, तो सबसे ज्यादा नुकसान मुस्लिम लीग नून को हुआ। अच्छा, छोटा छोटा रखेंगे इसको, मुख्तसर ऑप्शन और फिर एक लाइन की एक्सप्लेनेशन, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हम शामिल कर सकें। बेनज़ीर, आपकी क्या राय है, किस सियासी जमात को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ 22 में? सियासी जमातों से ज्यादा अलीना मैं तो कहूँगी 2022 में सबसे ज्यादा इस्टेब्लिशमेंट को नुकसान हुआ है। इस्टेब्लिशमेंट, देखिए एक चीज बहुत वाज़ेह थी 2022 में, और वो ये थी कि जो इस्टेब्लिशमेंट का ये जो 2018 का हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट था ये नाकाम हो गया था। और ये अगर इस्टेब्लिशमेंट को लग रहा था वो इस किस्म के एक्सपेरिमेंट हाइब्रिड हुकूमत के पीछे छुप सकती है, तो अवाम देखें बेवकूफ नहीं है। अवाम को नजर आ रहा था और अवाम को पता था कि उनका 2018 का इलेक्शन उनसे छीना गया, जो अब इस्टेब्लिशमेंट मान गई है। इस साल उन्होंने इस बात को एतराफ किया है, तस्लीम किया है कि उन्होंने 2018 का इलेक्शन वोटर्स से छीना। और इमरान खान का जो प्रोजेक्ट था वो इस्टेब्लिशमेंट ने लॉन्च किया, जो उनका अपना ही जो एक्सपेरिमेंट था बाद में उनको अपने ही गले पड़ गया। तो हमारी जो सियासी जमातें अलीना मैं तो कहूँगी वो बहुत रिजिलियंट है, जिनको पिछले 3 सालों से तोड़ने की कोशिश की, उनको खत्म करने की कोशिश की, उसी के साथ जाके फिर इस्टेब्लिशमेंट को बाद में बैठना पड़ा। तो मैं उम्मीद तो ये जरूर करूंगी कि 2022 के साल से इस्टेब्लिशमेंट ने कुछ सीखा है और आगे जाते हुए वो इस किस्म के जो एक्सपेरिमेंट हैं, इस किस्म के जो तजर्बे हैं। क्या आप ये कहना चाह रही हैं कि इस्टेब्लिशमेंट एक सियासी जमात है? बेनज़ीर, इसका तो जवाब मेरे ख्याल से अलीना आपको भी शायद पता है कि नहीं मैं तो मासूम। अगर आप मुझे ये पूछेंगी कि इस वक्त इलेक्टोरली किस सियासी जमात को नुकसान हुआ है, तो मैं कहूंगी कि इसका हमें इंतजार करना पड़ेगा इलेक्शन तक। अच्छा, वैसे आप कोई ऑप्शन नहीं लेना चाहेंगी बाकी सियासी जमातों की? तो आपने बात की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ भी सियासी जमात है। बेनज़ीर, आप मुझसे पूछ रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को नुकसान हुआ है या नहीं हुआ? हाँ, मैं ओवरऑल पूछ रही हूँ ना। मैंने आपसे कहा है कि ये पता चलेगा हमें अगले इलेक्शंस में, जनरल इलेक्शन। अच्छा, बेनज़ीर ने एस्टैब्लिशमेंट के ऑप्शन दिए, लेकिन और वो नहीं, मेरा ऑप्शन बहुत क्लियर है कि इस साल सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो ये जो एक्सपेरिमेंट करते हैं उनको हुआ है। अच्छा, मेरा सवाल बड़ा स्पेसिफिक था, सियासी जमात। तो मज़हर अब्बास साहब, आपका क्या ख्याल है, सबसे ज्यादा किस सियासी जमात को नुकसान हुआ है? सर, मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग नून को नुकसान हुआ। अगर आप देखें और उसका कंपैरिजन कैसे करें, मुस्लिम लीग नून बहुत बेहतर पोजीशन में थी 2021 में। वो ज़िमनी इलेक्शन भी जीत रहे थे, वो कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन भी जीत रहे थे। उन्होंने तहरीक इंसाफ को बिल्कुल डिफेंसिव पे डाल दिया था। और 2020 और 21 के जो लोकल बॉडीज इलेक्शन नहीं हुए, उसकी भी एक बड़ी वजह ये थी कि पंजाब में उनको खतरा था कि अगर लोकल बॉडीज इलेक्शंस कराएंगे तो मुस्लिम लीग नून जीत जाएगी। तो 2021 के मुकाबले में हम 2022 में देखें तो सबसे ज्यादा नुकसान मुस्लिम लीग नून को वाज़े तौर पे नजर आता है। पंजाब की सियासी सूरत हाल देख लें, उसमें जो इस वक्त पोजीशन सबसे ज्यादा जो चैलेंज है वो मुस्लिम लीग नून को है, पीपल्स पार्टी को नहीं है, ANP को नहीं है, JUI को नहीं है। क्योंकि पंजाब जो जीतेगा वो अगला इलेक्शन वही मरकज में हुकूमत बनाएगा। तो उस लिहाज से देखें और उसमें देखें कि 2022 के ज़िमनी इलेक्शन उठा लें, 2022 के ज़िमनी इलेक्शन उठा लें और 2021 के ज़िमनी इलेक्शन उठा लें। अगला सवाल भी ठीक है, बिल्कुल ठीक। साहब, आपकी ऑप्शन क्लियर हो गई। नियाज़ साहब, आप बताइएगा, आपकी क्या राय है, कौन सी सियासी जमात बिगेस्ट लूजर? देखिए जी, सियासी जमात पहले तो बात है कि बिगेस्ट लूजर तो रियासत पाकिस्तान रही है, क्योंकि खिलवाड़ जो है, जो खेल हुए है, जो 2014 से शुरू था और 2018 में उसको एक नई डायरेक्शन दी गई थी, उस जो मंतकी अंजाम है या जो रिजल्ट है वो हम 2022 में रिसीव कर रहे हैं। फिर उसके बाद सियासी जमात में मुस्लिम नून को इसलिए हुआ है कि मुस्लिम नून ने ही सियासत जो पॉपुलर पॉलिटिक्स कर रही थी मुस्लिम नून कर रही थी। पीपल्स पार्टी जो है वो एक खास हल्के की सियासी जमात थी, उसके लिए उसको थोड़ा सा 2-4 सीटें कभी उसकी कम आ जाती हैं, 2-4 ज्यादा आ जाती है अच्छे हालात में। जमीयत उलमा इस्लाम जो फजल रहमान ग्रुप है
जो तीसरी बड़ी जमात है पीडीएम के अंदर, जो अपोजिशन का, वैसे तो थोड़ा बहुत नुकसान सारी अपोजिशन को होगा, उनको भी एक खास बेल्ट पे, रिलीजियस बेल्ट है, उसमें 2-3 सीटें कभी कम हो जाती है, कभी 5-10 सीटें बढ़ जाती हैं। मुस्लिम नून और तहरीक इंसाफ ही पॉपुलर वोट्स के लिए, जो कि पहले मुस्लिम नून का ये मुकाबला उस पार्टी में कभी हुआ करता था, वो तहरीक इंसाफ में था। जो तहरीक इंसाफ की जो मुस्लिम लीग की जो मकबूलियत थी वो मुंतकिल हो गई तहरीक इंसाफ को, और जो तहरीक इंसाफ की गैर मकबूलियत थी, जिन जिन अवामिल की वजह से थी, जो जो वेरिएबल्स थे, जो जो रीजन थे, वो ही मुस्लिम नून ने अपने गले लगाए। उनकी गैर नून लीग सबसे बड़ी, हमारे पैनलिस्ट की अक्सरियत के मुताबिक नून लीग 2022 की सबसे बड़ी लूजर रही। बेनज़ीर इससे इत्तेफाक नहीं करती, गो की सियासी जमात नहीं है, लेकिन उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की ऑप्शन ली है। अच्छा, अगला सवाल इसी से रिलेटेड है, लेकिन हमने नुकसान की तो बात कर ली, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदा किस जमात को हुआ साल 2022, किस सियासी जमात के नाम? भट्टी साहब मुख्तसर रखिएगा, ऑप्शन प्लीज़। मैडम शेख, साल 2022 इमरान खान का साल रहा। हीरो भी वही थे, विलन भी वही थे, सबसे बड़े गेनर भी वही हैं, सबसे बड़े फाते भी वही हैं, अदालतों में भी वही, सियासी मैदानों में भी वही, सारी सियासत उनके गिर्द घूमी, अपना रिकॉर्ड बेहतर 6 नशस्तों से जीते और मुस्लिम लीग नून को के गढ़ और घर में हराया, और आज 66% पाकिस्तान पर हुक्मरानी कर रहे हैं, और दिलों के वजीर आजम हैं और मजहर साहब के से माजरत के साथ दिलों के वजीर आजम जी। बेनज़ीर मेरे ख्याल से बिगेस्ट विनर इस साल के जो थे वो PMLQ और परवेज इलाही साहब थे। हुकूमतें बदलती रही, चेंज होती रही, हुकूमत चाहे जिसकी भी हो, परवेज इलाही साहब के पास कोई ना कोई उहदा रहता है। बात वैसे सही है भट्टी साहब, बेनज़ीर नंबर ले गई आपसे। तो मेरे ख्याल से वो सबसे बड़े विनर थे, और अब तो खबरें ये भी आ रही है कि आप तो इमरान खान साहब पंजाब असेंबली तहलील भी ना करें, तो इससे बड़े विनर और क्या हो सकते हैं परवेज इलाही। हमारे भट्टी साहब के पास भी खबरें हैं, वो शेयर नहीं करते, लेकिन भट्टी साहब भी कुछ ऐसे ही आसार बताते। तो भट्टी साहब, आप अभी भी इमरान खान के ऑप्शन के साथ ही हैं फिर, या बेनज़ीर आपसे बाजी ले गई? बिल्कुल नहीं, इमरान खान वो पारस है जिसके साथ जो आके लगा वो विनर हुआ। इमरान खान को क्या बात है भट्टी साहब, हदिया तारीफ पेश कर रही हैं। मज़हर साहब 2022 किस सियासी जमात के नाम? तहरीक इंसाफ, देखिए कई लिहाज से, चाहे उसको आप पॉजिटिवली ले लें, नेगेटिवली ले लें, जो पाकिस्तान की सियासत 2022 में जिसके गिर्द घूमती रही वो इमरान खान थे। आप एक सियासी गर्दाब को आप तलाश कर लें, अदम एतमाद की तहरीक से ले लें, अदम एतमाद की तहरीक का पास होने से ले लें, उसके बाद इमरान खान की तहरीक से ले लें, इमरान खान के लॉन्ग मार्च से ले लें, आप टेलीविज़न के 365 दिन के प्रोग्राम निकाल के देख लें, आपको 80-85% प्रोग्राम जो है वो उसमें इमरान खान जो है वो उसके गिर्द आपको पूरी सियासत नजर आएगी। पीटीआई आप भी समझते नियाजी साहब, उसके लिहाज से तो पीटीआई, चूंकि एस्टेब्लिशमेंट का सवाल आपने आगे रखा है, तो इसलिए मैं PMLQ को ऑप्शन नहीं ले रहा। ओहो भाई, हमारे एनालिस्ट आर नॉट कमिंग स्लो आज, एक के बाद एक सिक्सर हो रहा है। नियाजी साहब, सर आपकी ऑप्शन? डेफिनेटली जी तहरीक इंसाफ। तो ये समझता हूँ कि अच्छा, मैं बड़ी हैरान हूँ, आप में से किसी ने पीपल्स पार्टी की ऑप्शन नहीं ली। हालांकि अगर देखा जाए सारी वो गेम उन्होंने बनाई, नाम भी उनका कहीं नहीं आया, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की चाल उन्होंने बनाई, डील सारी मुबैना तौर पे जो कहानी सामने आ रही है डील उन्होंने बनाई, लेकिन कहीं नुकसान उनको नहीं हुआ, तो पीपल्स पार्टी तो निकल गई ना नियाजी साहब। नहीं, मैं ये बताऊं अलीना, सियासत में ये नहीं होता कि आप हुकूमत क्या करें, पॉलिटिक्स तो आपने सियासी फायदा जो है वो तो है कि गिरफ्त में है इस वक्त। हकीकत है कि जितनी पाकिस्तान की सियासत इमरान खान साहब की गिरफ्त में है, मैंने कभी अपनी जिंदगी में किसी एक बंदे की गिरफ्त में इस तरह नहीं देखा। ये कितना लास्ट करती है, कब तक लास्ट करती है, ये वक्त बताएगा, क्योंकि इमरान खान साहब के साथ जो मुंसलिक है, इसलिए इमरान खान साहब जो है ये देखा जाएगा कि इमरान खान साहब के आगे अगर 1-2 महीने में जैसे उनकी जात के ऊपर एक बड़ा घेरा जा रहा है, उनके मुख्तलिफ हमले किए जा रहे हैं, तो डेफिनेटली उनकी सियासत को खासा नुकसान होगा। लेकिन आज की तारीख में 2022 तक
सियासत जिस तरह से पाकिस्तान की सियासी माहौल के साथ एक लाइन जी बहुत मुख्तसर रखिएगा मलिक साहब, देन आई हैव टू टेक बिल्कुल एक लाइन अलीना, जी। देखिए कि तहरीक इंसाफ को इसलिए फायदा नजर आता है 2022 इसलिए जी। इमरान खान और तहरीक इंसाफ का साल नजर आता है क्योंकि 2021 में वो अपनी मकबूलियत खो रहे थे। तो अगर कोई आदमी मकबूलियत खो रहा हो और 2022 में वो कम बैक करे तो जाहिर है उसी को फायदा। और ये बड़ी अहम है कि अच्छे बुरे जैसे भी हालात बेशक उनकी कई दफ़ा हमें ऐसा लगा कि फेवर में नहीं कर रहे, बट उसको किस तरह से अपने हक में उन्होंने टर्न किया, मैनिपुलेट किया। पैनलिस्ट की अक्सरियत ये कहती है कि बिगेस्ट विनर यानी सियासी जमात पीटीआई है, साल 2022 के नाम 22 पीटीआई के नाम रहा, और इसी तरह से सबसे ज़्यादा नुकसान इस साल में नून लीग को हुआ सियासी तौर पर। एक छोटी सी ब्रेक, उसके बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद जी। अपने एनालिस्ट के सामने सवाल ये रखेंगे कि साल 2022 किस सियासी शख्सियत के नाम रहा, और इसके साथ ये भी बता दें कि सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हुआ, और नुकसान होने के लिए सियासी शख्सियत होना ज़रूरी नहीं है। भट्टी साहब। मैडम शेख, इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान। भट्टी साहब, ऑप्शंस और नहीं रही आपके पास, या आप दिल से खान साहब पे भरोसा कर रहे हैं? ना मैडम शेख, अगर आप देखें नुकसान देखें तो सबसे बड़ा नुकसान भी इमरान खान को, अगर आप फ़ायदा देखें तो सबसे बड़ा फ़ायदा भी इमरान खान को, अगर आप साल की इब्तदा देखें तो इमरान खान के नाम, इंतहा देखें तो इमरान खान के नाम, और दरमियान में साईं उस्मान बुज़दार। अच्छा, बेनज़ीर। फायदा तो अलीना मैंने जैसे कहा है, परवेज़ इलाही साहब को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है इस साल। नुकसान मैं कहूंगी कि मुस्लिम लीग नून में मरियम नवाज शरीफ को और हमजा शहबाज को सबसे ज्यादा इसमें नुकसान हुआ। इस साल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे और सबकी नजरें थी कि मरियम नवाज शरीफ जो है वो पार्टी के इंतखाबी मुहिम चलाएंगी, हमें ऐसा कुछ नजर नहीं आया इस साल। मजहर साहब। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले लें, उससे पहले का सूरत हाल ले लें, उसके बाद की सूरत हाल ले लें, तो हमें नजर ये आता है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, और पहली मरतबा ये चीज़ हुई, और दुआ है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है इससे सबक सीखे और अपने आप को बिल्कुल पॉलिटिक्स से दूर रखे। सियासी शख्सियत इसी में इम्प्रूवमेंट मुझे नजर आई है तो वो बिलावल भुट्टो में नजर आई है। उन्होंने बाहर जाके जिस तरीके की तकारीर की, जिस तरह केस प्रेजेंट किया, उसमें इम्प्रूवमेंट नजर आती है। और जिस तरह पॉलिश होते हुए नजर आते हैं, कि मरियम नवाज से जो एक्सपेक्टेशंस थी वो फिर नजर आया कि मरियम नवाज जो है वो कोई भी वजह हो उसकी वजह से उनको, और खास तौर पे ज़मीनी इलेक्शन जो पंजाब में हुए उसके बाद से मरियम नवाज की शख्सियत को सियासी तौर पे धचका लगा। भट्टी साहब, आप कुछ नहीं कहेंगे इसके ऊपर? इतने गौर से सुन रहे थे आप। सबसे ज्यादा नुकसान वैसे भट्टी साहब को हुआ है, उनको पूरा साल समझ ही नहीं है मैं उधर जाऊं क्या करूं। न्याजी साहब, न्याजी साहब सही कह रही ये फिक्रा ऑफ द रिपोर्ट कार्ड है, सेंटेंस ऑफ द 22। न्याजी साहब, पूरा साल भट्टी साहब इतना मुझे तंग करते हैं, इतना तो मेरा बनता है ना आखिरी शो में भट्टी साहब को इतने एक जुमला कह दूं। न्याजी साहब जल्दी से बताइएगा, फिर आई हैव टू क्लोज द शो। देखिए, नुकसान जो हुआ है ना जनरल बाजवा को और नवाज शरीफ साहब को, लेकिन फर्क तरीके से जनरल बाजवा साहब के साथ सिर्फ नुकसान ये नहीं हुआ कि उनकी कुछ शख्सियत को, उनको नुकसान ये हुआ है कि मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतना नेशनल कंसेंसस हुए किसी को कंडेम करने के ऊपर। ठीक है। और नवाज शरीफ साहब की सियासत को नाकाबिल इख्तिलाफी नुकसान पहुंचा है कि बैठे बिठाए बगैर कोई किए उन्होंने जो हुकूमत ले ली मुस्लिम नून ने, उसका जो सियासत वो नुकसान हुआ नवाज शरीफ को हुआ। ठीक है जी। साल 2022 से दीजिए टीम रिपोर्ट कार्ड को इजाज़त, और इस उम्मीद के साथ कि 2023 बहुत अमन व आश्ती का साल हो, आपके लिए बहुत खुशियाँ लेके आए। अल्लाह हाफ़िज़।